मैं डॉक्टर अमित अस्थाना आज आपसे दो टॉपिक्स पर डिस्कस करूंगा। नंबर फर्स्ट पंचक्लेश एंड सेकंड फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। पंचक्लेश पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंचक्लेशाः, अर्थात 5 क्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन सभी पांचों क्लेशों का एक सामान्य लक्षण होता है कष्टदायकता, अर्थात जो हमें कष्ट दे, जो हमें दुख या पीड़ा पहुंचाए। पंच क्लेश को हम मानसिक पॉइजन से भी कंपेयर कर सकते हैं। व्यास जी ने इनके 5 अन्य नाम बताए हैं: तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। तो पहले पंच क्लेशों में सबसे पहला आता है अविद्या। अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, सुख में दुख व जड़ में चेतन का ज्ञान अविद्या है, या इसे हम इग्नोरेंस और मिस एप्रीहेंशन अबाउट रियलिटी, गलत फहमी, जो सच है उसको सच ना मानना, उसको झूठ मान लेना। सभी क्लेशों का मूल कारण अविद्या है। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं जैसे को तैसा ना मानना, दूसरों में अपनों को मानना, दूसरी वस्तु जैसे कि शरीर। हम सभी जानते हैं शरीर हमारा अनित्य है, नश्वर है, परंतु हम उसे नित्य मानने लगते हैं। शरीर हमारा मल से भरा हुआ है, परंतु हम स्नान और पूजा करके ऐसा समझने लगते हैं कि वह पवित्र हो गया है। शरीर के सुखों को अर्थात शारीरिक सुखों को ही हम सुख मानते हैं, परंतु वह वास्तव में दुख होते हैं। यह अविद्या है। पंच क्लेश में सेकंड आता है अस्मिता, अर्थात ईगोइज्म, घमंड, मैं और मेरा, मैं ही सर्वज्ञाता हूँ, इस दुनिया में मुझे ही सबसे ज़्यादा ज्ञान है, और जिसके कारण हम सामने वाले को मूर्ख समझने रहते हैं। यह अस्मिता होता है जब हम देखने वाले और दिखाने वाली बुद्धि आदि को एक समझने लगते हैं, अर्थात बुद्धि और आत्मा को एक मान लेना। यह दूसरा क्लेश है। पंच क्लेश में थर्ड आता है राग, अर्थात अटैचमेंट। सुख भोगने के लिए जो हमारे चित्त में, हमारे मन में भोग की इच्छा है, वह राग है। सुख और साधनों के प्रति आकर्षण, तृष्णा व लोभ, इन सभी का नाम राग है। जैसे शरीर से उत्पन्न होने वाले बच्चे हमें बहुत प्रिय होते हैं, परंतु हमारा उनसे कोई संबंध नहीं होता। वे स्वतंत्र आत्मा हैं और हम स्वतंत्र, फिर भी हम उन्हें अपना ही अंश मानते हैं। इसी प्रकार हम अपने अनुभव पुनः दोहराने की इच्छा करते हैं जो हमें सुखकारी लगता है। जैसे जलेबी खाना, उसके खाने के कारण सुख तो आत्मा को ही हुआ, लेकिन उसका कारण आत्मा नहीं था, शरीर था। जलेबी के सारे अंश शरीर को प्राप्त हुए, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी हम सुखी हुए। अर्थात राग है शरीर और अपने को एक मानने के कारण। पंच क्लेश में चौथा आता है द्वेष, अर्थात एवर्शन, घृणा होना। द्वेष दुख अनुशायी होता है, अर्थात राग के विपरीत जो वस्तु हमारे शरीर को कष्ट देती है उससे हम दूर रहना चाहते हैं। दुख के अनुभव से चित्त में जो घृणा की भावना है वही द्वेष है। जैसे कि अगर हमारे पैर में कांटा चुभ जाए या शरीर में कहीं पर भी कांटा चुभ जाए,
तो उससे हम दूर रहना चाहेंगे। जो वस्तु हमें कष्ट देती है उससे हम दूर रहना चाहते हैं। इसलिए हम जितने भी नुकीले पदार्थ हैं उसको हम डर डर कर छूते हैं। यहाँ पर भी कष्ट तो शरीर को हुआ, लेकिन दुख का अनुभव हम करते हैं और फिर उससे हमें द्वेष विकार उत्पन्न हो जाता है। हर प्रकार की ईर्ष्या, रोष, डर, किसी भी वस्तु से कतराना, ये सभी द्वेष के प्रकार हैं। लास्ट और अंतिम पंच क्लेश में आता है अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। यह अभिनिवेश होता है। शरीर से आत्मीयता भयंकर डर उत्पन्न करती है और वो डर होता है मृत्यु का भय। जैसे कि माता अपने बच्चे को उसे सिखाना नहीं पड़ता है, और या अगर वह बहुत ज्ञानी भी होता है तब भी उससे मृत्यु का डर दूर नहीं होता है। कोई भी आदमी हो संसार में, कोई भी मनुष्य हो संसार में, चाहे वो विद्वान हो चाहे अविद्वान हो, सभी को अभिनिवेश, इसका डर होता है, अर्थात मृत्यु का भय होता है। सभी प्राणियों की इच्छा है कि वह कभी ना मरे, अजर हो जाए, अमर हो जाए, लेकिन क्या पॉसिबल है ऐसा? नहीं। जो इस संसार में आया है वह जाएगा अवश्य, चाहे कल चला जाए या कुछ समय बाद, लेकिन उसे जाना ज़रूर होता है। लेकिन मनुष्य की आकांक्षा होती है कि उसका नाश ना हो, वह चिरंजीवी हो जाए। इसी आकांक्षा के वशीभूत होकर मनुष्य न्याय, अन्याय, कर्म, कुकर्म सभी कुछ करता है। उसे ऊंच नीच का भी ध्यान नहीं रह पाता है, लेकिन अल्टीमेटली वह इसके कारण नित नए क्लेशों में बंधता जाता है। अब पंच क्लेश का उपाय क्या है? हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? तो इसका एकमात्र उपाय है मोक्ष। और मोक्ष हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अष्टांग योग के अभ्यास से। जैसे कि मैंने पहले अपने लेक्चर्स में बताया है, अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें से भी 3 योग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम क्रिया योग कह सकते हैं, वे हैं तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन तीनों का अभ्यास कर हम पंच क्लेश से छुटकारा पा सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। स्टेपल फूड्स जैसे कि राइस, मिल्क, सॉल्ट, मेज एक्सेट्रा। What are staple foods? Food that can be stored easily, that can be eaten throughout the year, that is eaten routinely. These are called staple foods. And we eat staple foods in such quantity that it constitutes a dominant portion of a standard diets. मतलब रोज़मर्रा खाने वाले पदार्थ जो कि हम खा सकते हैं, जैसे कि चावल, दूध, नमक, ये सभी स्टेपल फूड्स की कैटेगरी में आते हैं। इनमें विटामिन्स और मिनरल्स जो कि हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन ए एंड डी, इन सभी को मिलाना फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड कहलाता है। Why do we need fortification of food? 70% of people इंडिया में do not consume enough micronutrients. जैसे कि मैंने बताया है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज में 70% प्री स्कूल चिल्ड्रंस एनीमिक होते हैं। 50% प्री स्कूल चिल्ड्रंस, इनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। पर 1000 से 8% तक नियोनेट्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं। और एनटीडी होते क्यों हैं? ड्यू टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इन फूड। एनटीडी एक बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में डेवलप होते हैं, लाइक स्पाइना बाइफिडा एंड एनसेफेली।
हिडन हंगर एक टर्म बहुत पूछी जा सकती है. हिडन हंगर, दैट इज़ लैक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फोर्टिफिकेशन? जो हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं स्टेबल फूड में, वो एक एक्सलेंट मेथड है टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. इसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हम ऐड करते हैं उसकी क्वांटिटी इतनी कम होती है या वो प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड के अनुसार हम ऐड करते हैं. इट डज नॉट रिक्वायर एनी चेंज इन फूड हैबिट एंड पैटर्न्स ऑफ पीपल. फूड फोर्टिफिकेशन से कोई चेंज नहीं होता है इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड लाइक टेस्ट, स्मेल, फील एंड लुक. इसके अलावा ये हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए नेसेसरी होता है और ऑफ कोर्स इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव. फूड बॉर्न डिजीज़ेस, बहुत सारे इन्फेक्शंस डेवलप होते हैं दैट आर कॉल्ड फूड बॉर्न डिजीज़ेस ड्यू टू हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस और केमिकल्स. मोस्ट कॉमन सिम्टम्स फूड बॉर्न इलनेसेस के वॉमिटिंग, diarrhea, abdominal pain, fever, chills, and these symptoms ranges from mild to severe, last from few hours to several days. Foodborne pathogens, वैसे तो बहुत सारे पैथोजेंस हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो है नोरोवायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, साल्मोनेला टाइफी, शिजेला, ई कोलाई, लिस्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस एक्सेट्रा. सबसे पहले आता है इसमें साल्मोनेला. जैसे कि कई बार बताया गया है कि जब भी आप मीट पकाएं उसे अच्छी तरीके से पकाएं. साल्मोनेला प्रेजेंट होता है रॉ और अंडर कुक्ड मीट में, पोल्ट्री में, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सी फूड्स में, एग शेल्स एंड इनसाइड एग्स. इसके बाद आता है शिजेला. ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्रेजेंट होता है इन द स्टूल्स ऑफ ए पर्सन. इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप टॉयलेट से आएँ हमेशा हाथ बहुत अच्छी तरीके से धोएं क्योंकि वो फूड को कंटेमिनेट कर सकता है. उसके बाद आता है क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम जो कि प्रेजेंट होता है इम्प्रॉपरली कैंड फूड्स, स्मोक्ड एंड सॉल्टेड फिश में. इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं नर्वस सिस्टम को एंड प्रोड्यूसेस सिम्टम्स लाइक हेडेक, टिंगलिंग और नमनेस ऑफ द स्किन, ब्लर्ड विजन, वीकनेस, कैन पैरालाइज द मसल्स दैट कंट्रोल ब्रीदिंग. उसके बाद आता है ई कोलाई जो कि प्रेजेंट होता है रॉ और अंडर कुक्ड हैमबर्गर्स में, अनपास्चराइज्ड फ्रूट जूसेस में, मिल्क में. ई कोलाई जब जीआईटी में पहुंचता है तो वहाँ पर वो टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है एंड दैट कैन डिस्ट्रॉय आवर आरबीसी जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है. इसके बाद आता है कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई जो कि प्रेजेंट होता है रॉ और अंडर कुक्ड चिकन में, अनपास्चराइज्ड मिल्क में. क्लोस्ट्रीडियम कंपाइलोबैक्टर जेजुनी एंड सैल्मोनेला ये आर्थराइटिस को प्रोड्यूस करता है. इसके अलावा ये गुलियन बार सिंड्रोम कॉज करता है. पूछा जा सकता है आपके प्रैक्टिकल्स में व्हाट इज़ गुलियन बार सिंड्रोम. इसमें मसल वीकनेस हो जाती है जो कि सबसे पहले लोअर बॉडी में होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है अपर बॉडी की तरफ. इससे हम रिकवर कर सकते हैं 6 से 12 महीने में. कैसे हम बचाव कर सकते हैं इन फूड बॉर्न इलनेसेस से? सबसे पहले रॉ और कुक्ड फूड, पेरिशेबल फूड्स, जो फूड ईज़िली स्पॉइल हो सकते हैं उनको हम अच्छी तरीके से रेफ्रिजरेट करें. फूड को अच्छी तरीके से पकाएं हायर टेम्परेचर पर. फॉर एग्ज़ाम्पल 145 डिग्री सेल्सियस पर रोस्ट स्टीक्स एंड चॉप्स ऑफ बीफ स्टीक्स जो कि एक हाई क्वालिटी बीफ होता है जिसको हम थिन पीसेस में, स्लाइसेस में काट लेते हैं और उसके बाद उसको कुक करते हैं बाय ग्रिलिंग और फ्राइंग.
इसके बाद 160 डिग्री सेल्सियस पे ग्राउंड बीफ, व्हील, पॉर्क एंड लैम्ब। व्हील जो कि मीट होता है काफ्स का, बछड़े का। पॉर्क सब जानते हैं सूअर का मीट होता है। लैम्ब शीप का मीट, भेड़ का मीट होता है। 165 डिग्री सेल्सियस पे हम पोल्ट्री मीट इसको पकाना चाहिए। इसके अलावा मोस्ट कॉमन प्रिकॉशन, प्रॉपरली वॉश योर हैंड अंडर रनिंग वाटर। यूटेंसिल्स और सरफेस, जिस पर भी आप पका रहे हैं अपना भोजन, जिन बर्तनों में भी आप पका रहे हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ करें गर्म पानी से, सोपी वाटर से, बिफोर एंड आफ्टर दे आर यूज्ड टू प्रिपेयर फूड्स। थैंक्स। ये दोनों ही टॉपिक्स, पंचक्लेश एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।